जेवीएम आर्किटेक्चर। जेवीएम आर्किटेक्चर जो है जावा वर्चुअल मशीन, इसमें हमारे पास जो है सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूँ। देखो कौन कौन से इसके एरिया हैं, इनका काम क्या है, ठीक है। हाँ, जेवीएम आर्किटेक्चर में स्टार्ट किया जाता है जेवीएम कौन सा कमांड से, जावा कमांड से। जावा कमांड या जावा टूल्स, जावा टूल से क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं जेवीएम को। तो जेवीएम जब स्टार्ट होता है, जेवीएम स्टार्ट होगा किधर स्टार्ट होगा आपको, जेवीएम स्टार्ट कहाँ होगा, जेवीएम स्टार्ट किया जाएगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, है ना। जेवीएम स्टार्ट होगा, ये है जेवीएम, इसको ये आपका जावा वर्चुअल मशीन है और ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस। ये सीएमडी से आपने क्या किया, कमांड प्रॉम्प्ट पे सीएमडी हो चाहे आईडी हो, कोई भी हो, वो इंटरनली ये सारे बेसिक रूल हैं जो ये सभी फॉलो करते हैं, ठीक है, कमांड करने के लिए। तो ये है सीएमडी, तो मान लो मैंने क्या बना दिया, सीएमडी में से यहाँ से डेटा पास किया जाएगा, ठीक, कोई भी होगा क्लास। ये आपका सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ से आपने टाइप किया जो भी लोकेशन होगा, ठीक है, लोकेशन दे दो, जावा, क्लास का नेम सैंपल डॉट जावा, ठीक है, सैंपल क्लास फर्स्ट कंपाइल किया, देन इसके बाद आपने क्या किया, सैंपल डॉट जावा, नेक्स्ट जावा सैंपल, ठीक है, ये आपने क्या किया, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। तो ये टूल्स क्या करता है, एक जेवीएम क्रिएट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है, एक एरिया प्रोवाइड किया जाता है, मैं इसको भी एक थ्रेड की तरह, एक थ्रेड की तरह ट्रीट जाता है जेवीएम को। क्या थ्रेड क्या होते हैं, थ्रेड मतलब जैसे कि एक रिक्वेस्ट, थ्रेड को बोलते हैं एक रिक्वेस्ट, ये एक रिक्वेस्ट सेंड किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि हे ऑपरेटिंग सिस्टम, जेवीएम को चांस दो हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करो, ठीक है। इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, मल्टीटास्किंग होती है, इसके अंदर हम मल्टीपल टास्क पैरेलली एग्जीक्यूट करा सकते हैं, जैसे कि आपका इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जेवीएम जेवीएम पे एग्जीक्यूट है, पैरेलली इसके एग्जीक्यूट हो रहा हो सकता है, आप एक्सेल फाइल ओपन कर रहे हैं वहां वर्क कर रहे हैं, डाउनलोडिंग भी इंटरनेट से लगा रखा हो, म्यूजिक प्लेयर भी ऑन कर रखा हो, ठीक है। तो मल्टीपल टास्क जो होते हैं एक साथ चल रहते हैं और इधर आप प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जेवीएम को एक मेमोरी प्रोवाइड करो, तो जेवीएम को मेमोरी प्रोवाइड किया जाता है कौन से टूल से, जावा सॉफ्टवेयर, जावा टूल से। तो जावा टूल एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट, जेवीएम को मेमोरी मिलने के बाद इसमें जेवीएम को पार्टीशन, जेवीएम क्या करता है, पार्टीशन क्रिएट करता है, थोड़ा सा मैं इसको
जूम कर रहा हूँ पार्टीशन बनाने के लिए। ठीक है, पार्टीशन क्या क्या पार्टीशन है? फर्स्ट पार्टीशन करता है ये, पार्टीशन मीन समझ रहे हैं, चीजों को अरेंज करने के लिए। सब एक ही में रख देगा तो प्रॉब्लम आएगी, तो ये पार्टीशन करता है। कौन कौन से एरियाज को पार्टीशन किया जाता है इसमें? फर्स्ट, हाँ मेथड एरिया, हीप एरिया, लास्ट एरिया। हाँ, कोई एक लोग रेस्पॉन्स करते रहना। क्या है कि आप लोग कब चले जाते हो पता नहीं चलता। ये कौन सा एरिया है? मेथड एरिया। मेथड एरिया पूरा लिखने की जरूरत है, मालूम है ना? मेथड एरिया शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। मेथड एरिया। दूसरा, हीप एरिया। थर्ड, थर्ड बोलो। जावा स्टैक एरिया। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर्ड एरिया। और लास्ट में कौन सा है? नेटिव एरिया। ठीक है। जी जी सर। जीसी। जीसी भी होता है ना, गार्बेज कलेक्टर्स। हाँ हाँ, वो थ्रेड है। ठीक है, उसको एरिया नहीं बोलते, थ्रेड थ्रेड में आता है, अभी बता रहा हूँ। ठीक है। देखो, एक ये हमारा क्या काम हुआ? मेथड एरिया के बाद क्या क्या? हीप एरिया। नेक्स्ट, हीप एरिया, जावा स्टैक एरिया। नेक्स्ट, जावा स्टैक एरिया के बाद प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर एरिया। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर्ड एरिया। नेक्स्ट, नेटिव मेथड एरिया। ठीक है, नेटिव मेथड स्टैक एरिया। नेटिव मेथड स्टैक एरिया। ठीक है। हम्म, तो इस तरह से इसने क्या किया? पार्टीशन क्रिएट किया, क्या करने के लिए? चीजों को लोड कराने के लिए। बट क्या है इसमें कि जब ये क्लास लोड करता है, लोडिंग की जाती है, तो इसका कुछ सब सिस्टम फॉलो किए जाते हैं। फर्स्ट क्या काम करना है आपको? क्लास को लोड कराना। जब ये क्लास लोड होगा, मीन्स ये क्लास पहले फाइंड करना है, हमें बताना है कि ये क्लास अवेलेबल है या नहीं है। अगर ये क्लास अवेलेबल नहीं होगी आपके पूरे सिस्टम में या कहीं सर्वर पे या कहीं भी जहां से आप जिस रिसोर्स से आप फाइंड कर रहे हैं वहां अवेलेबल नहीं होगी, तो बताओ कैसे लोड करोगे? क्लास से लोड कर लोगे? नहीं ना, पहले तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो, नहीं हुआ तो आप क्या बोलेंगे? तो एक एक्सेप्शन एग्जीक्यूट होता है, वो कौन एक्सेप्शन थ्रो आप करोगे? आपने कोई प्रोग्राम लिख रखा है कि एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए? जब वो क्लास ही अवेलेबल नहीं है तो वो एक्सेप्शन कौन थ्रो करेगा? एक्सेप्शन मींस यूजर को कौन बताएगा कि ये क्लास अवेलेबल नहीं है? हम्म, जेवीएम ना, जेवीएम एग्जीक्यूट करता है। वो एक्सेप्ट, अगर वो क्लास मिलती है तो क्लास लोड किया जाएगा, उनको कैटेगराइज किया जाएगा। अगर वो क्लास नहीं मिलती है तो यूजर को बताना होगा कि ये क्लास अवेलेबल नहीं है, तो वो जेवीएम एक एक्सेप्शन थ्रो करता है इंटरनली। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं किसकी? सब सिस्टम की। तो फर्स्ट ये है, जैसे ही यहाँ पास जेवीएम, एक्चुअली इसके अंदर ही होता है सारी चीजें, बट मैं सब सिस्टम बता रहा हूँ। क्लास लोडर सब सिस्टम। ठीक, क्या नाम है? क्लास लोडर सब सब सिस्टम। ठीक है,
क्लास लोडर सब सिस्टम की हेल्प से हम लोड करते हैं क्या क्लास। ठीक है। हम्म, तो क्लास लोडर सब सिस्टम वो क्लास अवेलेबल है कहाँ कहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये सर्च करता है किधर, सबसे पहले किधर सर्च करता है। मान लो हमारे पास फोल्डर लोकेशन है जावा स्टैक एरिया, सॉरी जावा स्टैक एरिया क्या नाम है, जावा फुल स्टैक वर्कस्पेस CJB9 ये। अच्छा ये तो अभी आपने एप्लीकेशन क्रिएट किया था, src.ait.com ये है, ये डॉट जावा फाइल है। ठीक है सर, ये बिन फोल्डर AIT.com, इसके अंदर क्या है, क्लासेस अवेलेबल। ठीक है, ये क्लास अवेलेबल है किधर, कॉपी। ठीक है, क्लास का नेम थोड़ा सा लेंदी है इसलिए मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, वर्क स्पेस CJB7 CG इसको यहाँ से। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो हमने दिया है क्या, कि आप फाइंड करो इस क्लास पाथ में, इस क्लास पाथ को क्या बोलते हैं, ये जो क्लास पाथ इसे क्या बोला जाएगा, एप्लीकेशन क्लास पाथ, क्योंकि आपका एप्लीकेशन कहाँ है, ये एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन के अंदर ये क्लास पाथ क्या है, बिन, बिन के अंदर AIT, बिन फोल्डर क्या है, क्रिएट किया जाता है, इसके अंदर सारी बाइनरीज फाइल होती है। तो बाइनरी फाइल ये आपका अवेलेबल है कहाँ, AIT.com, इसके अंदर क्या सारे क्लासेस अवेलेबल है। ठीक है, तो फर्स्ट हम सर्च करते हैं क्लास पाथ में, इसके बाद जो फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट लेवल पे, इधर आ जाओ, यहाँ अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो चलते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में से, इधर सी ड्राइव, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर क्या है, जावा, इधर है यार, जावा जावा जावा, जावा के अंदर JDK 17, नेक्स्ट इसमें है हमारे पास, इधर है सिस्टम बिन लिब, लिब लिब फोल्डर, इसके अंदर आएगा आपका RT.jar, किधर है, कॉन्फ़िग बिन, जिसमें तो कॉन्फ़िग है, कॉन्फ़िग डेटा कॉन्फ़िगरेशन रहता है सिक्योरिटी से रिलेटेड, और यहाँ आपका बाइनरीज फाइल है, सारे सॉफ्टवेयर लोड होंगे इधर, जावा सी। इसमें आता है RT.jar, अच्छा शायद RT.jar चेंज हो गया है वर्जन के अकॉर्डिंग, इसमें आ गया, फिर देखो लिब लाइब्रेरी फाइल्स, इसके अंदर ये लाइब्रेरी फाइल के अंदर हमारी क्लासेस होती है ना, डॉट क्लास फाइल, डॉट क्लास फाइल किधर प्रेजेंट होती है सारी, लाइब्रेरी क्लास के अंदर ना, लिब फोल्डर, और जो बाइनरी फाइल होती है वो उसमें वो
बाइनरी बोल रहा हूँ, जो हाँ बिन के अंदर क्या होती है, वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं हमारे, मालूम है ना। ठीक है, देखो एक चीज बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा, ये क्या है, JRTFS.jar है ना, एग्जीक्यूटेबल जार, बट ये एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूटेबल जार फाइल, ये क्या है, जार फाइल, जावा आर्काइव। जार फाइल मीन्स, याद है मैंने आपको बताया था जार मीन्स क्या होता है, जार जार फाइल किसको बोलते हैं, हेलो हेलो, यस सर। हाँ जार फाइल क्या होती है आपकी, सर जावा आर्काइव। हाँ जावा आर्काइव, क्या मीन्स इसके अंदर है प्रीडिफाइंड क्लासेस हो सकती है जो हम यूज करते हैं, उनको क्या किया गया है, क्रिएट किया गया है एक पैकेज, एक ग्रुप, है ना। तो फर्स्ट मैं आपको इसको डीकंपाइल करने जा रहा हूँ। तो डीकंपाइल करने का प्रोसेस किसी को मालूम है कैसे डीकंपाइल करते हैं इसको, जावा जार फाइल को डीकंपाइल, क्योंकि आप इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन होगा, है ऐसे ओपन नहीं होता है क्लिक क्लिक करने पर, या इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक डीकंपाइलर होता है जार को कंपाइल करने के लिए, शायद मेरे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल होगा सिस्टम में। अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, डी कंपाइलर, यहाँ पर सर्च करेंगे डी कंपाइलर, डी कंपाइलर जार जावा, डाउनलोड है ना, डाउनलोड कर लीजिएगा सॉफ्टवेयर, जावा डी कंपाइलर, ये यहाँ से मिल जाएगा, ये देखिए डी कंपाइलर है, जेडी इक्लिप्स, ये GUI प्रोजेक्ट, तो आपको ये एक्लिप्स के लिए है, ठीक है। GUI इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पास क्लिक करेंगे तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। क्या बोल रहा है, जावा decompiler GUI is a standalone graphical utility that display java resource code of .class files, ठीक है। इसका यूज मेनली हम क्या करते हैं, जो भी जावा की आप इसके अंदर जो क्या बोलते हैं सोर्सेस है, उसको क्या करता है, रिसोर्स, उसको डीकंपाइल करता है रिसोर्स फाइल को, ठीक है। तो हमारे देखो मेरे पास है क्या डीकंपाइलर, क्या नाम है इसका, डीकंपाइलर जेडी GUI ना, जेडी GUI नहीं है, था तो यार पिछली क्लास में मैंने डाउनलोड किया था, 1 मिनट सर्च करते हैं सॉफ्टवेयर्स में, सॉफ्टवेयर्स ना, ये है ना, ये जिप है, शायद मैंने एक्सट्रैक्ट किया है इसको, जिप को, जी विंडोज GUI जेडी GUI विंडोज 7, ठीक है। तो ये है exe फाइल, जावा डिकम्पाइलर .exe, एग्जीक्यूटेबल फाइल, एग्जीक्यूट करें इसको, यस, हमने इसको क्या किया, एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद ये आपसे बोल रहा है कि आपको किसको डिकम्पाइल करना है, वो जार किधर है। तो जार आप यहाँ से ओपन करेंगे, जार, ये जार, और फाइल को ओपन कीजिए यहाँ से, दिस पीसी, सी ड्राइव, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर क्या है, प्रोग्राम फाइल्स है, के बाद क्या है, जावा 17 लिब, ये देखिए JRTFS.jar, सिलेक्ट करो, ओपन, यहाँ से ये हो गई मेटा फाइल,
inf आपको देगा फाइल इमेज, ये है कुछ क्लासेस है, और सिस्टम इसके अंदर आपका ये सारी चीजें हैं पूरी बनी हुई है। देखो एक क्या नाम है, फाइल के लिए है जावा पाथ यूटिल क्लासेस, 1 मिनट। जिप डॉट क्लास फाइल्स है ना, एक ओपन करते हैं src जिप। अच्छा रुको, जिप में चलते हैं, शायद यहाँ मिल जाए हमें, क्योंकि ये fsm है rt डॉट चार्जी। एक सेकेंड, rt डॉट जार, ये जिप है। कंट्रोल सी कॉपी, ई ड्राइव में यही करते हैं पेस्ट, इसको करते हैं एक्सट्रैक्ट। src जेडीके कंपाइलर से रिलेटेड चीजें हैं इसके अंदर। लॉगिन जावा बेस, जावा फाइल तो अवेलेबल है, ठीक है उसी के अंदर। ओके देखो ये क्या है, जावा 9 के बाद मॉड्यूल सिस्टम स्टार्ट हो गया ना, इसलिए थोड़ा सा चेंज हो गया है। जावा 7, जावा 8, जावा 7 के फीचर, ये मॉड्यूल इंफॉर्मेशन दे रहा है, मॉड्यूल वाइज सारी चीजें क्रिएट हुई हैं। मॉड्यूल आपको आगे नेक्स्ट लेवल में बताएंगे, थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगी क्लास, ठीक है। यूटिल, इसमें सारा चीज मॉड्यूल वाइज रखा है, सब अलग अलग बना के, ठीक है। कैलेंडर, कैलेंडर की एब्स्ट्रैक्ट कैलेंडर क्लास बेसिक मॉड्यूल वाइज और पैकेज वाइज। अभी हम लोग पैकेज वाइज पढ़ रहे हैं, सारा पैकेज में पूरा एक ही फाइल में सारी चीजें दे दी जाती है, ठीक है। और देखो हम लोग अपने काम लायक वो मॉड्यूल देखते हैं कौन सा है। देखो जावा कंपाइलर है, जे जावा एक्स, ये सारी चीज आपको आगे जरूरत पड़ेगी क्या, जावा एक्स डॉट एनोटेशन, लैंग टूल्स, लैंग मॉडल, फिर इसके अंदर आएगा यूटिल, यूटिल पैकेज इनको के बारे में, ठीक है। मैं ज्यादा इधर जा रहा हूँ, छोड़िए। सिक्योरिटी एसक्यूएल से रिलेटेड है। जेडीके पैकेज इंटरनल में,
ये क्या किसके बारे में? एग्जीक्यूटेबल, मेन एग्जीक्यूटेबल, प्रिंट राइटर और प्रिंट राइटर हेल्प स्टार्ट। ठीक है, इस तरह से ये क्या है देखो, ये थोड़ा सा मॉड्यूल वाइज कर दिया गया है। इससे पहले जो जावा 7 था उसके अंदर जब जेडीके 8 या जेडीके 7 आप इंस्टॉल करेंगे, जेडीके 8 से पहले के, तो उसमें rt.jar फाइल मिलता है। तो rt.jar फाइल एक्सट्रैक्ट करेंगे तो सारी जितनी भी क्लासेस है, प्रीडिफाइंड क्लासेस, सब वहीं की मिलेंगी। इसमें क्या है, सब सारी क्लासेस को अलग अलग कर दिया गया है। देखो ये मॉड्यूल वाइज होगी ना, ये क्या नाम है, जावा फाइल ये अलग होगी ना, डॉट जावा सब अलग कर दिए। अब ये आपको यहाँ ये फाइल एसोसिएशन, ये सारी जावा फाइल है। अभी कुछ बहुत सारे जावा फाइल का आप नाम नहीं सुने हैं। एग्जीक्यूटेटर है, वही सर्च कर रहा हूँ, सिस्टम किधर रखा है, कौन से मॉड्यूल में। स्कैनर सिस्टम, चलो एसक्यूएल का दिखा रहा है तो आपको एसक्यूएल में मिल जाएगा। एसक्यूएल जार पर दिख रहा है, इधर है यार कहीं। क्रिप्टो, जेडीके जावा डॉक में क्या है? ये डॉक, डॉकलेट से रिलेटेड इंटरनल। एससी में देखो। अरे ये मॉड्यूल सिस्टम है ना। एसक्यूएल में है जावा एसक्यूएल। हाँ, एसक्यूएल में देखो, देखने को मिलेगा तुम्हारे काम की चीज है, जैसे डेट, डेट डॉट जावा प्रीडिफाइंड है। अगर आपको डेट डिस्प्ले करानी है, ठीक है, तो आप इस क्लास का यूज करेंगे, डेट। तो डेट जो है क्या करता है ये, अरे ओपन हुआ। हाँ, डेट डॉट जावा, डेट डॉट जावा, ये एसक्यू जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज में अवेलेबल है। ठीक है, ये पब्लिक क्लास डेट एक्सटेंड किया है जावा डॉट यूटिल डॉट डेट, फुली क्वालिफाइड नेम दिया। ठीक है, इसके अंदर ये डेप्रिकेटेड है चुका है, इसको यूज नहीं करते क्योंकि ये सिंस 1.2 वर्जन में आया था। ये पर ये हो गया। तो ये क्या कह रहा है कि डेट, ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर न्यू डेट, डेट क्रिएट किया, इसके बाद आप पास करेंगे ईयर, मंथ एंड डे। तो ये इसकी सुपर क्लास को कॉल करता है, उसको पास करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आपको रिटर्न करके क्या देगा, डेट का ऑब्जेक्ट। तो इसकी लॉजिक देखिए यहाँ पास पहले से लिखी जा चुकी है ना। ये कंस्ट्रक्टर है ना डेट का, यहाँ से लॉजिक लिखी गई है कि क्या कॉल करना है। ये इनम्स बने हुए हैं इसके, सॉरी ये क्या है, स्टैटिक, हाँ ये वेरिएबल्स है, स्टैटिक वेरिएबल्स फाइनल किया गया है। तो इस तरह से पूरी कंप्लीट लॉजिक यहाँ प्रेजेंट मीन्स प्री डिफाइंड जो जावा फाइल है जो सन माइक्रो सिस्टम के डेवलपर ने बिल्ड किया है, वो इधर प्रेजेंट है आपके। ये आपका जो जेडीके आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है वहाँ, उसमें एसआरसी में है ना, सो एसआरसी फोल्डर के अंदर। ठीक है,
सारी क्लासेस अवेलेबल है ना इधर, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है। डेट, ड्राइवर, कनेक्शन, जब कनेक्शन आप एस्टेब्लिश करेंगे, क्रिएट करेंगे किसके साथ, जेडीबीसी के साथ, तो ये जेडीबीसी, ये कनेक्शन एक इंटरफेस है ना, ये इंटरफेस आपको प्रोवाइड करेगा किसके साथ, कनेक्शन क्रिएट करने के लिए जेडीबीसी के साथ। तो जेडीबीसी में हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है, ड्राइवर की। वो ड्राइवर लोड करेगा, कौन सा ड्राइवर, ड्राइवर मीन्स माई सिक्वल डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करना है, या फिर ओरेकल के साथ, पोस्टग्रे के साथ, कौन सा डेटाबेस आपको चाहिए, किसमें परमानेंट डेटा आपको स्टोर कराना है। तो देखिए यहाँ पास कनेक्शन क्या है, एक इंटरफेस है। इंटरफेस के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। क्या होता है कनेक्शन, इंटरफेस, इंटरफेस क्यों यूज करें, ये क्लास नहीं है, ये इंटरफेस है। तो इंटरफेस जो होता है इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते, ठीक। ये इसके पास प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट होता है। तो चलो, इतना इतना काफी है आप लोगों को समझने के लिए कि, और एग्जांपल दें। एरे क्लासेस देखो, एरे डॉट जावा, जो आप लोग एरे यूज करते हैं कि एरे, इसकी प्री डिफाइंड पहले से ये जो डिफाइन किया गया है जावा फाइल, ये कहाँ अवेलेबल है, ये एरे में। ये एरे क्लास है। डेट, ड्राइवर, क्लोब, ये एरे की लॉजिक, ठीक है। एरे एक इंटरफेस है, इसकी लॉजिक दी गई है, ठीक है, यहाँ से। तो चलो क्लोज कर दे इसको। हाँ, तो ये जो लोकेशन है इसको हम कॉपी कर रहे हैं, किसको, कहाँ गया सी ड्राइवर। हाँ, ये लिब के अंदर कॉपी। लिब, लिब में क्या है देखो, क्या लिब, लिब के अंदर कौन सा है, फोल्डर। चलो, इसमें मॉड्यूल, मॉड्यूल सिस्टम आ गया है, इसलिए आपको नहीं मिलेगा। तो मॉड्यूल सिस्टम में सारी चीजें अलग अलग कर दी है। बट वो क्या होता है, एक्सटेंशन फोल्डर होते थे उस टाइम पे, अब चेंज हो गया थोड़ा सा। तो हमें क्या जाना है, लिब फोल्डर में, कंट्रोल V, अरे कॉपी नहीं हो गया, लिब फोल्डर, कॉपी, सी ड्राइव। इस तरह से। अब इससे पहले जो क्लास लोडर सब सिस्टम था 7 वर्जन में, सारे पैटर्न को फॉलो करते थे। अब पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है, वो डायरेक्टली जाता है कहाँ, यहाँ। यहाँ से फिर मॉड्यूल सिस्टम हो गया है। मॉड्यूल सिस्टम में वो जो आप नेम पास करेंगे, मीन्स जो जिससे रिलेटेड है, जो पैकेज फुली क्वालिफाइड नेम, उसके बेस पे वो पैकेज को फाइंड करता है और सीधा उस पैकेज के पास जाता है, ठीक है। तो कैसे वर्क करता है वो आगे आपको बता देंगे। यहाँ पास सब लोडर सब सिस्टम क्या है, सबसे पहले यहाँ पास क्या होगा, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्लास लोडर, फर्स्ट। सेकंड, वॉइस ब्रेक हो रही है, हेलो। डिस्प्ले फ्रीज, डिस्प्ले फ्रीज है क्या मेरा, हेलो। नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है ना, देखो अपने नहीं साइड सर, से। क्लियर है। हाँ, कोई चेक करो किसने बोला है, शिवम चेक करो अपने हाँ साइड सर, से। अभी हो गया सर। हाँ, रिजाइन करो। यस सर। एप्लीकेशन क्लास लोडर, दूसरा एक्सटेंशन क्लास लोडर,
थर्ड जो है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप। हाँ, बूटस्ट्रैप क्लास लोडर। ठीक है, ये है क्लास लोडर सब सिस्टम। फर्स्ट चेक किया जाता है किसके पास, क्लास एप्लीकेशन, इसी इसको बोलते हैं क्लास पाथ, आपका एप्लीकेशन क्लास पाथ। दूसरा है ये आपका, इसके अंदर जाएगा कि सी ड्राइव के अंदर, सी ड्राइव मीन्स जेडीके, जेडीके में एक्सटेंशन क्लास लोडर होता है, वहां से वो फाइंड करता है चीजों को और लोड करता है। अगर वहां नहीं मिलती है तो वो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर के पास जाता है, वहां चेक करता है वहां क्या है अवेलेबल है, अगर वहां नहीं होगा तो रिटर्न आता है और आपको बैक करेगा किसको, जावा, यहाँ पास क्या नाम है जो आपने कमांड दिया है सीएमडी में, आपको इन्फॉर्म करेगा कि क्लास नॉट फाउंड, आपको एक्सेप्शन देता है। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसका। बस इंटरव्यूअर स्मॉल स्मॉल चीजें पूछता है कि क्लास लोडर सब सिस्टम क्या है, इनका यूज क्या है, और जेवीएम आर्किटेक्चर से आपका मेथड एरिया, हीप एरिया, जावा स्टैक एरिया कुछ भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक बार इसका स्टेप फॉलो, एक बार स्टेप समझते हैं एक एक करके। ठीक, क्लास लोडर सब सिस्टम जो है इधर इधर बनाते हैं, इधर बनाते हैं, कंट्रोल डी, क्लास लोडर सब सिस्टम के बाद एप्लीकेशन, नेक्स्ट एक्सटेंशन, बूटस्ट्रैप। इसका कंट्रोल जो होगा सीधा आपके इसके पास जाएगा, किसके क्लास पाथ के पास। फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ सर्च किया जाएगा किधर, आपके इस फाइल में, अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये ये फॉरवर्ड करेगा अपना कंट्रोल किसको, अगर ये इस फोर लोकेशन में मिलता है, कौन सा, कंट्रोल डी, यहाँ इस लोकेशन में सर्च करता है, अगर मिलता है तो यहाँ से आपको क्लास लोडर सब सिस्टम रिटर्न कर देगा और आपको आउटपुट देगा, मीन्स लोड किया जाएगा फिर जेवीएम में। नहीं मिलता है तो ये फॉरवर्ड चला जाएगा किसके पास, एक्सटेंशन क्लास लोडर के पास, एक्सटेंशन क्लास लोडर इस लोकेशन में सर्च करता है, क्लास मिलता है उसको वो क्लास, तो ये आपको रिटर्न करता है, नहीं मिलेगा तो ये चला जाएगा किसके पास, ये बूटस्ट्रैप के पास। ठीक है, बूटस्ट्रैप क्लास लोडर यहाँ सर्च करता है, ठीक है, इसमें अगर वो मिलेगा तो रिटर्न करेगा किसको, इसको बैक। मान लो अगर नहीं मिला तो ये रिटर्न करता है एक्सेप्शन, किसको रिटर्न करेगा एक्सेप्शन, बूटस्ट्रैप क्लास लोडर एक्सेप्शन, क्या कौन सा एक्सेप्शन रिटर्न करता है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, क्लास नॉट, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो करता है कौन, बूटस्ट्रैप क्लास लोडर। तो ये क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन फॉरवर्ड करेगा किसे,
ये सारी क्लासेस हैं यार, क्लासेस मालूम है ना, एक क्लास से दूसरे क्लास को कैसे थ्रो कराना। ठीक है, ये थ्रो करेगा किसे, से, और ये रिटर्न करेगा किसको, क्लास लोडर सब, क्लास लोडर सब सिस्टम को, और क्लास लोडर सब सिस्टम रिटर्न करेगा कहाँ, आपके डिस्प्ले ब्राउजर पे। ठीक है, यहाँ पास क्या बोल देगा, एरर। ठीक है, ये है प्रोसेस, क्या है, लोडिंग का, क्लास लोडर सब सिस्टम का। इस तरह से आप मूव करता है चीज, यहाँ से बैक किसके साथ, एक्सेप्शन के साथ, और यहाँ से बैक क्या, एक्सेप्शन, और इधर से एक्सेप्शन, क्लास लोडर। इसको मैंने कर दिया रेड, ये क्या है, एरर। ठीक है, जब ये प्रोसेस क्लास लोडर सब सिस्टम जब रिटर्न करता है, मिस मान लो एक दो में से, इन दोनों में से कोई ना कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा फर्स्ट। ऑल सेलेक्ट होता है क्या, चलो हो गया, छोड़ो इसको। हाँ, अगर क्लास नहीं मिला तो ये डिस्प्ले कर देगा क्या, क्लास नॉट फाउंड। अगर क्लास मिल गया तो क्या किया जाएगा, लोड किया जाएगा किधर, आपके जेवीएम, कौन सा, कौन सा एरिया, मेथड एरिया। ठीक है, दो में से कोई एक प्रोसेस होगा, या तो क्लास ही मिलेगा या तो क्लास नहीं मिलेगा। अगर क्लास नहीं मिलेगा तो हम यहाँ बताएंगे यूजर को क्लास नॉट फाउंड, अगर क्लास मिला तो क्लास को लोड करो। अब आया यहाँ पास कहाँ, लोडिंग पे। समझ में आ गया, ये क्लास लोडर सब सिस्टम क्लियर है। हेलो, हेलो, नहीं आ रही आवाज, यस सर। आ रही है। हाँ, अब देखो, आ रही है सर। हाँ, अब यहाँ से क्लास कौन सी लोड हो गई, सिंपल डॉट क्लास लोड हो गई। ठीक है, तो लोड होने के बाद नेक्स्ट, मैं जेवीएम का इंटरनल पार्ट थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर चीजें सेट नहीं हो पाएंगी। तो इसको हमने कंसीडर किया क्या, मेथड एरिया, हीप एरिया, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर्ड एरिया, और इसी तरह से यहाँ पास लोड होगा क्या आपका। सबसे पहले जो लोड होता है, क्या क्या होता है, क्लास, क्लास के नेम से उसको, वो मैं बता दिया हूँ, वो क्लास लोडर उसको बोलते हैं। लोडर क्या होता है, लोड होता है, और वो मेमोरी प्रोवाइड करता है किसको, जिसके पास, जिस क्लास को लोड किया गया है। ठीक है, क्लास सैंपल, सैंपल क्लास लोड किया जाएगा, यहाँ है क्लास
मेथड एरिया, मेथड एरिया। नेक्स्ट यहाँ क्लास लोड होने के बाद इसमें स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक ब्लॉक, नॉन स्टैटिक ब्लॉक, उनकी प्रायोरिटी सेट की जाएगी, क्या क्या काम करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको सभी लोग को आइडिया है कि कैसे वर्क करता है ना। नेक्स्ट कि इसके कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे, इस क्लास के पास, सैंपल क्लास के पास कितने न्यू मेथड, इसमें न्यू ऑपरेटर्स दिए गए हैं, न्यू कीवर्ड, ठीक है। तो न्यू कीवर्ड के बेस पे क्या किया जाएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा। तो वो कहाँ क्रिएट होता है ऑब्जेक्ट, हीप एरिया में। तो जितने भी न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं, जिनको बोलते हैं नॉन स्टैटिक जो होगा, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए मेमोरी कहाँ एलोकेट की जाती है, आपके हीप एरिया में। तो ये हो गया आपका हीप एरिया। हीप एरिया में ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाएंगे, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया, देन इसके बाद में जावा स्टैक एरिया, जावा स्टैक जहाँ मेनली जो यूज है, ये मेथड्स जितने भी हैं, सबसे पहले जेवीएम कौन से मेथड को प्रायोरिटी देता है, जेवीएम किस मेथड को प्रायोरिटी दी जाती है, मेन मेथड को, है ना। तो जेवीएम सारे मेथड को लोड नहीं करता है, जेवीएम क्या करता है, प्रायोरिटी देखता है सबसे पहले मेन मेथड को। तो मेन मेथड को एक थ्रेड प्रोवाइड की जाती है, क्या बोलती है, थ्रेड। थ्रेड में थ्रेड का मतलब होता है जैसे कि आप लोग तीन तीन लोग हैं, ठीक है। तीनों लोगों को अब मैंने अपॉइंट किया है अपने अपने काम के लिए। तो आप मेरे लिए तीनों लोग काम करेंगे, तो आप सिर्फ तीन ही जो है वो मुझसे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि सर ये चीजें मुझे काम करना है या नहीं करना है, या कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो मैंने आप लोगों को तीन लोगों को अपॉइंट किया, तो आप तीन ही लोग होंगे, चौथा मुझसे इंटरेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। चौथे की चौथे को परमिशन नहीं है। तो ये क्या होता है, जिसको हमने परमिशन दिया है उसको बोलते हैं थ्रेड, कि आप क्या है, हमें हमारे सर्वर को या हमारे डेटाबेस को हिट कर सकते हैं, आपको परमिशन है। तो इसी तरह से जेवीएम ने बोला है कि आप हमसे रिसोर्स रिसोर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी, किसके थ्रू, उसको बोलते हैं थ्रेड। तो जैसे कि हमारे पास क्या है, एक मेन थ्रेड है, सिर्फ मेन एक थ्रेड क्यों है, क्योंकि यही है जो जेवीएम से कनेक्ट हो सकता है। तो जे एक ये दूसरा जो थ्रेड होता है, मेन थ्रेड का मालूम है, मेन थ्रेड का रोल क्या है, मेन मेथड के बारे में बताया ना, मेन मेथड लोड होगा तो इसको बोलते हैं मेन थ्रेड। तो समझ में आया, थ्रेड मींस ये रिक्वेस्ट भेजेगा किसको, जेवीएम को। जेवीएम मींस जो सॉफ्टवेयर है, और बताएगा कि क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कौन से मेथड को कॉल करना है, और लोकल मेमोरी, सारा जितने भी लॉजिक है वो काम करने के लिए कौन बोलता है, मेन मेथड रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, इसके अंदर जो दूसरा थ्रेड होता है वो है थ्रेड। थ्रेड तो ऐसे बहुत सारे आप थ्रेड क्रिएट भी कर सकते हो, कस्टम सकते हो, ठीक है। तो दूसरा थ्रेड जो है वो कौन सा रन होता है, वो जीसी, गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर का काम क्या है, गार्बेज कलेक्टर का गार्बेज कलेक्टर जो होता है, जैसे कि मेन में आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, बट मेन मेथड में से इसका कोई रेफरेंस जनरेट नहीं किया, मीन्स इसको एक्सेस करने के लिए हीप एरिया में एक्सेस जो सॉरी हीप एरिया में जो किया गया है उसे एक्सेस करने के लिए मेन मेथड के पास कोई कनेक्शन नहीं है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किए गए, जैसे कि ये कनेक्ट है और ये कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो गार्बेज कलेक्टर गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, ऐसे जो ऑब्जेक्ट है
इनको क्लीन कर देता है, मीन्स इसको खा जाता है। तो अब ये इसका कोई रिसोर्स नहीं है ना, ज्यादा कनेक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन ये क्या आएगा, इसको फिनिश कर देता है, खत्म कर देता है खा के। समझ में आया? क्यों? क्योंकि मेन मेथड में इसका कोई लिंक नहीं है। तो इसका रेफ इस तरह से जैसे ही इसका काम खत्म होगा, कभी आप लोग उसमें देखे हैं, जब मैं अभी तो मैंने स्टार्ट नहीं किया, जब एडवांस में जाएंगे तो हम लोग सारे ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, पहले नल प्रोवाइड करते हैं। नल नल मतलब अभी कोई रेफरेंस नहीं है, जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसको उससे क्या होगा, आपका मेमोरी इंक्रीज नहीं होगी, अननेसेसरी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होंगे, कहाँ, आपके हीप एरिया में। जब रिक्वायरमेंट होगा तब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा और आप उस ऑब्जेक्ट से अपना जो भी काम करना है कर लीजिए, जैसे ही काम खत्म ऑब्जेक्ट को रिमूव। ठीक है, तो इस तरह से चीजें हम आपको बताएंगे कैसे काम करता है। अगर आपको एक एग्जांपल देखना है तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल बता सकता हूँ अभी, स्मॉल सा। जैसे मान लो स्ट्रिंग एक क्लास है, str, स्ट्रिंग क्लास है यूजर नेम इक्वल टू, मैंने बोला यहाँ पास यूजर नेम क्या है, यूजर नेम रितेश ले लो, ठीक है, यूजर नेम रितेश है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा यूजर नेम, यूजर नेम स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा यार, ठीक है। स्टोर्ड क्या होगा इसके अंदर, यूजर नेम, क्या नाम से, रितेश, है ना, होगा। कॉपी, फॉर एग्जांपल रितेश नाम का यूजर नेम का वेरिएबल्स, मेमोरी क्रिएट होगी क्या नाम से, यूजर नेम से, रितेश, ये क्या है, मेमोरी का नेम, अरे ये स्मॉल रहेगा, ठीक है, यूजर नेम है ना, यू नेम ले लो, ठीक है। यू नेम का क्या क्रिएट होगा, एक मेमोरी क्रिएट होगी, ठीक है, मेन मेथड में। ना ये मेमोरी क्रिएट होगा, यस, इसमें इसका एड्रेस ऑब्जेक्ट का, इसका एड्रेस, ठीक है। हम्म, अगर आप मेन मेथड क्या है, इससे कनेक्टेड है ना टोटली, बताओ, कभी भी पूरे प्रोग्राम जब तक एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही क्लास लोड होगा तो ये ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक ये ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा आपके हीप एरिया में, यस या नो, प्रेजेंट रहेगा ना। अरे क्यों, क्योंकि ये यहाँ से कनेक्शन क्या है, एस्टेब्लिश किया जा चुका है यूजर नेम का, किसके साथ, यहाँ से कनेक्टेड है। तो गार्बेज कलेक्टर जब भी आएगा इसको क्लीन करने के लिए तो क्या बोलेगा कि ये कनेक्ट किया गया है, इसका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट टोटली कनेक्टेड है। समझ में आ रहा? एक सिचुएशन और है, तो इससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्लीन नहीं होगा, मीन्स है हीप एरिया में ऑब्जेक्ट क्रिएट होते जाएंगे, एक टाइम आएगा कि वो स्टैक ओवरफ्लो एरर दे देगा, इतने ज्यादा ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, इससे अवॉइड करने के लिए हम चाहेंगे ना कि हमारा हीप एरिया क्लीन हो, ताकि जो ऑब्जेक्ट्स आए उनको मेमोरी मिल सके, यस। तो स्ट्रिंग ने किया लिया यूजर नेम, यूजर नेम, अब जो है यूजर नेम, इसमें हमने क्या कर दिया, असाइन कर दिया नल, यूजर नेम असाइन कर दिया नल। अब कोई मान लो कोई मैंने मेथड बनाया और या कुछ भी, जब हमने बोला कोई ब्लॉक, एक एग्जांपल पे, या ये है एग्जांपल, मैंने इसी लाइन में मैंने बोला जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा तो ये यूजर नेम में नल स्टोर किया जाएगा, पहले से नहीं होगा, ठीक है।
या फिर कोई मेथड ले लिए कि जब हम मेथड कॉल करेंगे तब हम इस यूजर नेम में सेट करेंगे, ठीक है। तो void void m1 एक मेथड लिया, ठीक है। मेथड में हमने बोल दिया कि यूजर नेम में सेट करो, यूजर नेम में असाइन करो क्या नाम से, शिवम, शिवम नेम से असाइन कर दो। तो ये मेथड कब एग्जीक्यूट होगा, जब ऑब्जेक्ट को जरूरत होगी तब ये इसमें असाइन करेगा, नहीं तो क्या होगा, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, अगर मान लो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो जाएगा यूजर नेम में असाइन किया जाएगा। तो ये जब मेथड को आप कॉल करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का ये भी है स्ट्रिंग का, जो स्ट्रिंग पढ़ चुके हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग में। कौन कौन स्ट्रिंग हैंडलिंग पढ़ा है? जो लोग पढ़े उनको आइडिया होगा कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। स्ट्रिंग यूजर नेम इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग पास कर दिए, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट कब क्रिएट होगा, जब ये मेथड कॉल होगा। अगर ये मेथड कॉल नहीं होगा तब तक क्या है, रेफरेंस, ये क्या है, मेमोरी होगी। तो जैसे मान लो इसको क्या है, अब मैं इसके अकॉर्डिंग दे रहा हूँ कि ये तो रिमूव कर रहा यहाँ से पॉइंट, और इसका पॉइंट मैं इधर दे रहा हूँ यूजर नेम, ठीक है। यूजर नेम, यूजर नेम को मेमोरी मिल इधर, यूजर नेम को क्या है, मैं यहाँ पास दिया। तो ये जो ऑब्जेक्ट है अभी तो ये क्रिएट ही नहीं किया गया है, क्यों, क्योंकि हमने मेथड कॉल नहीं किया। तो बताओ इसके अंदर कोई डेटा स्टोर होगा, कोई ऑब्जेक्ट, जब कुछ डेटा ही नहीं है तो ये क्या मेमोरी हीप एरिया में स्पेस होगा इसका, नहीं ना। हीप एरिया में लोड होगा नहीं। तो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उस टाइम पर यहाँ पास इसका रेफरेंस क्रिएट होगा, मीन्स इसका रेफरेंस जनरेट होगा। तो ऑब्जेक्ट कब कॉल होगा, मेथड जब कॉल होगा तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब इसके अंदर इसका एड्रेस स्टोर किया जाएगा, ठीक है। तब इसका एड्रेस स्टोर किया जाएगा। और जैसे ही इस ऑब्जेक्ट का काम खत्म, मीन्स मेथड का जो स्कोप है यहाँ से लेके एग्जीक्यूट होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद जैसे ही ब्लॉक इसका काम खत्म होगा वैसे ही क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट फिर से रिमूव रिमूव हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि इस मेथड का स्कोप कब तक है, मेथड मिसेस ब्लॉक का स्कोप कब तक है, जब तक मेथड को कॉल किया जाए। अब मेथड को आपका कॉलिंग खत्म, यहाँ से यहाँ तक ये मेथड एग्जीक्यूट किया, जैसे एडिशन है, आप एडिशन जब तक करेंगे तब तक वो रहेगा, एडिशन खत्म, काम खत्म। तो इसी तरह से ऑब्जेक्ट खत्म तो ऑब्जेक्ट खत्म तो ये खत्म। बताओ तो अब ये कैसे खत्म हो रहा है, यहाँ से रिमूव कौन कर रहा है, इसके लिए क्या है, गार्बेज कलेक्टर है। क्यों, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, जिसका रेफरेंस मिल रहा है नल, ऑब्जेक्ट खत्म ना, तो रेफरेंस नल, तो ये रेफरेंस जो है यूजर नेम पॉइंट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट का कोई रेफरेंस नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो स्टार्ट किया गया है, मीन्स असाइन किया गया है, क्या है, नल है। इस यूजर नेम में क्या है, नल है। तो जब नल होगा तो उस ऑब्जेक्ट को क्या किया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा। इस रेफरेंस के अंदर उसे चेक करेगा, कोई रेफरेंस नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, काम खत्म। तो अब यहाँ पास कोई रेफरेंस है क्या, क्योंकि ऑब्जेक्ट के काम खत्म हो गया ना। तो रेफरेंस क्या होगा, यहाँ से लूप चला, यहाँ से यहाँ तक लूप चला, हाँ ऑब्जेक्ट इसके अंदर असाइन किया गया थोड़ी देर के लिए, जहां से इसे आया शिवम नाम में, ये क्या करो, ऑब्जेक्ट असाइन कर दो। तो ये नल को रिमूव करके यहाँ पास क्या किया, ऑब्जेक्ट असाइन किया गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट असाइन किया गया, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इसके असाइन हुआ, इसका रेफरेंस यहाँ से मेमोरी क्या होगी, क्रिएट होगी, इसके अंदर क्या कर दिया, एड्रेस पास कर दिया, और आपने इस यूजर नेम के थ्रू अपना लॉजिक जो भी एग्जीक्यूट करना था वो आपने कर लिया। करने के बाद जैसे ही ये लूप खत्म हो गया, मीन्स ये ब्लॉक खत्म हो गया, यहाँ से क्लोज, तो क्लोज होगा तो जो इसका जो रेफरेंस था इसके अंदर जो पॉइंट कर रहा था इसके अंदर, अब यहाँ से रेफरेंस कट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट का पॉइंट जो कर रहा था वो पॉइंट नहीं मिलेगा। तो फिर से इस लाइन के बाद से
आप यूजर नेम कॉल करोगे, यूजर नेम मीन्स यूजर नेम कॉल करोगे तो क्या बताएगा यूजर नेम? नल बताएगा ना। हेलो, अरे लिखने में मिस्टेक हो गया, माउस से लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से नीचे इस ब्लॉक के बाद यूजर नेम कॉल करोगे कि यूजर नेम डिस्प्ले करो, प्रिंट करो, तो क्या प्रिंट करेगा? ब्लॉक, इस ब्लॉक के बाहर से, मेथड के बाहर से। हाँ, हेलो, नहीं आ रही आवाज? यस सर। यूजर के कौन सर? आ रही है आवाज। शिवम कहाँ से प्रिंट करेगा बताओ यार? इस ये जो करली ब्रेस देख, मेथड के बाहर से यूजर नेम को प्रिंट करोगे, मेथड के बाहर से, इस मेथड के बाहर यूजर नेम को प्रिंट करो, क्या डेटा मिलेगा? तब तो नल आएगा सर। हाँ ठीक है। नल क्यों आ रहा है? क्योंकि अब यूजर नेम में क्या हो गया है, नल असाइन हो गया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो स्कोप था वो मेथड लेवल था। मेथड जब तक एग्जीक्यूट हुआ तब तक ऑब्जेक्ट क्रिएट था। जैसे ही मेथड का काम खत्म, ऑब्जेक्ट क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया। ठीक है, मिस रेफरेंस नहीं मिलेगा, इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रिमूव हो गया। अब दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट, इसी इस यूजर नेम में अब दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया। M2 मेथड कॉल करेंगे तो M2 मेथड में हो सकता है दूसरे उस सेम यूजर नेम में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का यूजर नेम असाइन किया जा रहा हो। ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या किया जा रहा है, नल। तो जहां भी नल मिल रहा है असाइन हो गया, जब भी इस यूजर नेम में क्या होगा, नल असाइन होगा। तो अभी यहाँ पास क्या था, टू 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 असाइन था। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो गया, नल असाइन हो गया। जैसे ही नल मिलेगा इसको यूजर नेम में नल, तो जो ये कनेक्शन यहाँ पास इस ऑब्जेक्ट के साथ था, इसका एड्रेस मिल रहा था, अब एड्रेस नहीं मिल रहा। तो जब एड्रेस नहीं मिलेगा तो किसको पॉइंट करेगा? किसी को नहीं पॉइंट करेगा ना। तो जब किसी को भी पॉइंट नहीं करेगा तो ये हीप एरिया में ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा, तो इस ऑब्जेक्ट को गार्बेज कलेक्टर आएगा और रिमूव कर देगा। आया समझ में? है? अरे एक बार यार क्लियर, क्योंकि अभी मैं गार्बेज कलेक्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस ये सब कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। गार्बेज कलेक्टर का काम क्या है? यस या नो बोलो, इस कॉन्सेप्ट बताने के लिए किसके हाथ यस में? सर। ठीक है, गार्बेज गार्बेज कलेक्टर एक थ्रेड होता है, कैसे वर्क कर रहा है वो बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा देखो, इसके अंदर कस्टम थ्रेड्स जनरेट कर सकते हैं। जब हम मल्टी थ्रेडिंग पढ़ेंगे तो मल्टीपल थ्रेड्स कैसे एग्जीक्यूट कर होते हैं, हम अपने जो भी टास्क है उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पास हम कस्टम थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं, थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3, थ्रेड 4। इस थ्रेडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, मल्टी थ्रेडिंग में चलेंगे तो आपको बताएंगे। थ्रेड क्या करता है, आपको एक ही काम जैसे आपको करना है, तो फास्ट टाइम सेव करने के लिए आप मल्टीपल थ्रेड कर सकते हैं। एक थ्रेड से ये पैरेलली मल्टीपल काम करा सकते हैं। थ्रेड मतलब जैसे होता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, मल्टीटास्किंग होती है। वो एक साथ क्या कर रहा है, आपका फाइल भी डाउनलोड कर रहा है, अपलोडिंग भी कर देगा, म्यूजिक प्लेयर भी ऑन कर देगा, आप अपना प्रोग्राम भी एक्सिक्यूट कर सकते हैं, कुछ भी XYZ आप मल्टीपल काम कर सकते हैं एक साथ। तो इसी तरह से प्रोग्राम में है, हमें लॉजिक 1 एग्जीक्यूट कराना है, 2 3 4 पैरेलली एक ही साथ एग्जीक्यूट कराना है, तो हम इसके थ्रेड्स की हेल्प से करते हैं। तो ये सारे जो थ्रेड्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, T1, ये T1 थ्रेड है, और T2, सॉरी T2, ये सब कस्टम थ्रेड्स आप क्रिएट कर सकते हो मल्टी थ्रेडिंग की हेल्प से। मैं बताऊंगा आपको, इसमें अपना थ्रेड्स में अपनी लॉजिक एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है थ्रेड्स। तो जे जावास्टिक एरिया जो है ये क्या करता है, मेन मेथड को लोड करता है, गार्बेज कलेक्टर को देता है चांस, और कस्टम थ्रेड को चांस देता है कि आप अपने जो भी लॉजिक है उसको एग्जीक्यूट करा लो। ठीक है, तो मेन मेथड जो है वो प्रायोरिटी उसकी होती है कि जिस मेथड को आप मेन मेथड में कॉल करेंगे उसी मेथड को लोड किया जाएगा। बाकी सारे मेथड क्या होंगे, आपके क्लास में। ठीक है, तो इनको सेट करता है प्रायोरिटीज कि कब किसको लोड करना है, उसकी ऑर्डर्स। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर्ड एरिया जो है, या ये हो गया, बस ये तक है जावास्टिक एरिया। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर्ड एरिया, इसमें क्या होता है, जो आपके
जितने भी क्या बोलते हैं इसको जितने भी मेथड्स है उनका ऑर्डर्स को सेट करना, कि जैसे कि आपने ये ऑर्डर, जैसे कि एक प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, आपका ऑर्डर क्या है, आपने फर्स्ट कॉल किया M1 मेथड को, ठीक है, M1 मेथड को आपने कॉल किया, तो ये M1 मेथड को होल्ड करेगा, ठीक है, और M1 मेथड ने कॉल कर दिया किसी दूसरे मेथड को, ठीक है, तो इसका रेफरेंस एक ही ऑब्जेक्ट का रेफरेंस के थ्रू M2 मेथड को कॉल करेगा, ठीक है, इसने कॉल कर दिया किसी तीसरे मेथड को, M4 मेथड है, M3 M4 कुछ भी XYZ, तो ये सभी का क्या करता है, एक जो कॉल आया है उसको सेट करता है, पूरा सीक्वेंस ऑर्डर सेट करता है कि इसके बाद यहाँ जाना है, फिर वहां से वो लॉजिक एग्जीक्यूट करने के बाद फिर रिवर्स बैक आना, ठीक है, रिवर्स प्रोसेस, ठीक, तो ये इसका रेफरेंस होल्ड करेगा, वन मेथड, टू मेथड, थ्री मेथड को, थ्री मेथड्स का रेफरेंस स्टोर करेगा, थ्री मेथड्स में इसके अंदर कॉल किया, तो एक साथ हम क्या करते हैं कि हम जब एक ऑपरेशन एक बटन क्लिक करते हैं तो वो हजारों मेथड को एग्जीक्यूट करके हमें लॉजिक जो भी डेटा हमें रिटर्न करता है ना। ऐसा तो नहीं ना एक मेथड मैंने कॉल किया वो सारा काम करके दे दे, नहीं, वो क्या करेगा, हम एक मेथड कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो वो क्या करेगा, हजारों मेथड इंटरनली कॉल करता है, एग्जीक्यूट करता है और सारा काम करने के बाद हमारे पास रिटर्न करता है। तो ये उसका जो प्रायोरिटी है, जो सीक्वेंस है ऑर्डर उसको सेट करने के लिए क्या करते हैं, रजिस्टर्ड एरिया हम यूज करते हैं, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर्ड एरिया, ठीक है, समझ में आया, बोलो यार, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर्ड एरिया, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर्ड एरिया। नेक्स्ट जो है एक आता है नेटिव नेटिव मेथड स्टैक एरिया। नेटिव मेथड स्टैक एरिया में क्या काम करते हैं, नेटिव मेथड स्टैक एरिया जो है मेनली सी सी प्लस प्लस की जो लॉजिक लिखी गई है इनके मेथड को एग्जीक्यूट कराता है। जैसे सी सी और सी प्लस प्लस में कुछ लॉजिक लिखी है पहले से, तो आपको क्या करना है, सी के लॉजिक को जावा में नहीं लिख सकते, ठीक है, तो इसलिए जो लॉजिक वहां लिखी गई है तो हम यहाँ से सिर्फ कॉल करते हैं ताकि वो एग्जीक्यूट कर दे। तो उसके लिए एक इंटरफेस बना के दिया गया है कि आप नेटिव नेटिव जो मेथड्स हैं, जो सी की जो लॉजिक लिखी गई है उनको कॉल कैसे कराओगे, उसके लिए इंटरफेस दिया जाता है कि आप ये नेम एंटर करो, ये मेथड कॉल करो और वो हम जाके एग्जीक्यूट कर देंगे सी के लॉजिक को, ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पास यूज करते हैं नेटिव मेथड स्टैक एरिया। कौन कौन से नेटिव मेथड होते हैं, किसी को आइडिया है, कोई एक दो, ये क्या है, नेटिव नेटिव मेथड स्टैक एरिया, कौन कोई कोई है, नेटिव मेथड स्टैक एरिया, ठीक हाँ, जैसे अभी आपको आगे मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कि स्लीप मेथड है, वेट मेथड है, ये सारे कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो क्या कहलाते हैं, जो सी सी प्लस प्लस के लॉजिक इसमें लिखी गई हैं वहां से एग्जीक्यूट कराता है, ठीक है, तो नेटिव मेथड एरिया का हम क्या काम करते हैं, सी सी प्लस प्लस के लॉजिक जो भी मेथड्स है इनको यूज करते हैं यहाँ से, ठीक है, सी एंड सी प्लस प्लस, सी एंड सी प्लस प्लस के लॉजिक को एग्जीक्यूट कराने के लिए नेटिव मेथड, इसके लिए हम यूज भी करते हैं क्या, नेटिव कीवर्ड्स होता है, उसके वेरिएबल्स को उसके मेथड को एक्सेस करने के लिए। लेकिन अब हमारे इसमें देखो क्या नाम है, ये जो सिस्टम हमारा क्या है, जेवीएम का, अब जेवीएम जो है इस मेथड को कैसे बाइंड करेगा आपके साथ, मीन्स आपके जावा प्रोग्राम के साथ कैसे बाइंड करता है, इसने तो एरिया बनाया है लेकिन कैसे बाइंड होगा,
और आपका प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा, इसके लिए इसने क्या किया है, एक एक एग्जीक्यूशन इंजन क्रिएट करके रखा है। ये तो इसने पार्टीशन बनाया, अब इसने क्या बनाया, एक इंजन बनाया। इंजन क्या करता है, एग्जीक्यूशन इंजन जो है वो सारी जितने भी क्लास है जिनकी भी रिक्वायरमेंट है, कब क्या रखना है, वो इंजन जो एग्जीक्यूशन इंजन है वो नेम एरिया से भी कॉल किया गया है तो वो गेट करेगा, इधर मेन मेथड से लिया गया इंफॉर्मेशन सारे को बाइंड करने के बाद फिर एग्जीक्यूट करता है। तो जो एग्जीक्यूशन इंजन है उसके अंदर जो लगा है वो एक इंटरप्रेटर लगा हुआ है। इंटरप्रेटर होता है और एक क्या है साथ ही साथ, जिट कंपाइलर है। जिट कंपाइलर का नाम आप लोगों ने सुना होगा शायद, मैंने इससे पहले बताया था या नहीं, जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम जिट कंपाइलर और होता है क्या, इंटरप्रेटर। लाइन बाय लाइन डेटा को क्या करते हैं, रीड करते हैं, कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, जिट कंपाइलर एक ही बार में वो सारे के सारे को कंपाइल करता है और डेटा को एग्जीक्यूट कराता है। तो अब ये दोनों का काम क्या है, इंटरप्रेटर और जिट कंपाइलर एग्जीक्यूशन इंजन, ये दोनों को क्या किया है, होल्ड किया है। क्यों, क्योंकि इंटरप्रेटर जो है वो ऐड किया गया है जिट कंपाइलर के साथ एग्जीक्यूशन की स्पीड को फास्ट करने के लिए, कि आप फास्ट एग्जीक्यूट करें, उसके लिए दोनों को ऐड कर दिया गया है एक साथ। किसको, इंटरप्रेटर, जेट कंपाइलर को, ताकि आप टाइम कम लगे, सारी चीजों को फटाफट क्या करो, एग्जीक्यूट करा दो। तो उसके लिए क्या लगे है, एग्जीक्यूशन इंजन के पास क्या लगा है, जेट कंपाइलर, सॉरी, एग्जीक्यूशन इंजन होल्ड करता है क्या, जेट कंपाइलर। 1 मिनट, ये इसको थोड़ा सा अब इधर चेंज करना पड़ेगा, सारी चीजें इधर से उधर घूमती रहती हैं। डायग्राम क्या है, सेट रहता नहीं है पहले से कि करना क्या है है ना, आपको भी वो लोग सारा डायग्राम घुमाते रहते हैं इधर से उधर, है ना। हेलो, हेलो, आ, यस सर, नहीं सर, देखते देखते आदत हो गई है। आदत हो गई है हाँ, अरे मुझे कुछ क्या है, पहले से डायग्राम नहीं रहता ना मेरे पास बना हुआ, कि पहले से मैंने बना के रखा है तो बनाना पड़ता है। और पहले से बना डायग्राम मैं आप लोगों के लिए कभी यूज नहीं करता हूँ, ना ही प्रोजेक्ट वालों के लिए, क्योंकि अगर मैं पहले से डायग्राम बना हुआ यूज करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और चीजें आपका मतलब इधर से उधर जाने लगेगा, आपको समझ में ना आएगा कि जैसे नहीं कुछ लोग होते हैं बने बनाए डायग्राम को यूज करते हैं पढ़ाने में, वो चीज से मजा नहीं आती। अरे ये कहाँ है यार, अटक गया। हाँ कुछ लोग पढ़ लेते हैं, जिसने जैसा आदत बनाया है, ठीक है। हम्म, यहाँ एक क्या लगा है, एक एग्जीक्यूशन इंजन लगा है एग्जीक्यूशन इंजन, हाँ, एग्जीक्यूशन इंजन जो ये क्या किया है, इसने होल्ड किया है किसको, इंटरप्रेटर और जेट कंपाइलर प्लस जेट इंटरप्रेटर और जेट कंपाइलर को, ठीक है। हम्म, और ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पास, इस एरिया को हम बोलते हैं क्या, हम्म,
इस एरिया को हम बोलते हैं कौन सा एरिया बोलते हैं? जावा रन टाइम एरिया। ये सारे के सारे जो आते हैं जावा बैक देखो, ठीक है। एक्चुअली ये सब चीजें जेवीएम के अंदर ही है। अब ये जो क्लास लोडर सब सिस्टम है जो एग्जीक्यूट हो रहा है, ये सब जेवीएम के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। इसको अलग मत कर देना कि अलग से, ये जेवीएम के अंदर ही सारी चीजें पार्ट है। मैं क्या है ये मैं बस बता रहा हूँ, तो आप ये समझना यहाँ से जेवीएम के अंदर सब कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके अंदर क्या है, इसने पार्टीशन क्रिएट करता है। तो किसके अंदर क्रिएट करता है? जावा रन टाइम एरियाज के अंदर, ठीक है। जावा रन टाइम एरिया, जावा टाइम एरियाज, ठीक है। जावा रन टाइम एरियाज, सारे के सारे जावा रन टाइम एरिया में आते हैं, ठीक। तो ये एग्जीक्यूशन इंजन का काम क्या है? इस जावा रन टाइम एरिया से क्या डेटा एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है, तो उसको क्या करता है? गेट करता है, ठीक है। अरे, और इधर क्या है करता है? रिटर्न बैक करता है। यहाँ और एक मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले, एक क्या है, एक है हमारे पास इंटरफेस। इस इंटरफेस का काम क्या है? ये इंटरफेस क्या काम करता है? JNI, इंटरफेस का नाम क्या है? JNI, जावा नेटिव इंटरफेस, ठीक है। ये जावा नेटिव इंटरफेस ये कनेक्ट करता है आपके किससे? नेटिव मेथड से। जो भी नेटिव मेथड्स हैं इनसे कनेक्शन क्रिएट करता है, ठीक है, यहाँ से। और इस मेथड को कनेक्ट करता है आपके किससे? जावा एग्जीक्यूशन इंजन से। ये एग्जीक्यूशन इंजन इस मेथड की हेल्प से, अब कौन सा आपने यहाँ पास कॉल लिखा है क्या? नेटिव मेथड। जैसे अपने नेटिव मेथड लॉजिक इधर लिखी गई, मेथड इधर है, तो यहाँ से आपने कॉल किया स्लीप मेथड। स्लीप मेथड उसमें आपने पास किया कीवर्ड नेटिव, तो वो नेटिव जो है नेम से एग्जीक्यूशन इंजन जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है उस टाइम पर, ठीक है, तो ये इसका कंट्रोल कहाँ जाता है? इस इंटरफेस के पास सर्च करता है स्लीप मेथड अवेलेबल है, यस अवेलेबल है, तो उसकी एग्जीक्यूट करो लॉजिक, तो उसका लॉजिक एग्जीक्यूट किया जाएगा यहाँ। तो कौन सा इंटरफेस की हेल्प से? जावा नेटिव इंटरफेस। इंटरफेस क्या होते हैं? उस कॉन्सेप्ट में स्टार्ट हो जाएंगे आपको। इंटरफेस, अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैसे बनाए जाते हैं, इनका रोल क्या है, सारी चीजें बताएंगे उसके बाद आगे चल के, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों का इंटरफेस। इसके बाद इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करता है, इट मींस कोड को कंपाइल करता है लाइन बाय लाइन और एग्जीक्यूट करता है किस प्रोग्राम को, ऑपरेटिंग सिस्टम को डिलीवर करता है, ठीक है। तो यहाँ आज के लिए स्टॉप करता हूँ थोड़ा। यहाँ से आप समझिए ये एरिया है, ये एरिया के बाद यहाँ से काम खत्म होता है। एग्जीक्यूशन इंजन जो है होल्ड करता है इंटरप्रेटर को, तो वो पास करेगा किसको? ये सारा काम कैलकुलेट करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये देगा, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। आज के लिए इतना रहने दें, कल इसके बाद आगे बताएंगे, थोड़ा सा और बचा है, ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ हाँ। हेलो। हाँ बोलो। यस सर। आ रही आवाज?
हाँ सर। हम्म। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बोलो। सर कह रहे थे वीडियो अपलोड कर देंगे। वीडियो अब अपलोड नहीं किया जाएगा यार, अब खत्म हो गया वीडियो, बस लास्ट था। ओके हम्म। सर, ये शेयर कर दीजिएगा व्हाइट लिंक। डायरेक्ट भेज देंगे क्या? यही वीडियो। वीडियो क्यों भेजेंगे? क्या करोगे? सर आज लेट उठ गया हूँ थोड़ा सा, अच्छा, लेट तब उठे हो। टाइम से उठो, ये जल्दी से उठो। हम्म। क्या करे सर, फजर बाद क्या होता, अरे खाने के बाद और फिर फजर के बाद नमाज पढ़ता हूँ। नमाज पढ़ने के बाद अचानक से पढ़ते 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 हाँ, फिर तो अचानक से कितना ऐसी टाइम नींद आ लगता है जाती। यार फजर की नमाज पढ़ने में? अरे सर टाइम नहीं लगता है फजर की तो नमाज पढ़ने, आज का फिर तो उसके इस बाद बार का बैठ तो जाते। इफ्तार का टाइम भी अच्छा हो गया, सहरी का टाइम भी। जैसे ही टाइम होता है वैसे अजान हो जाती है, फिर नमाज पढ़ लो। जी हम्म। पहले तो आधा घंटा वेट करना पड़ता था। अब तो ज्यादा टाइम भी नहीं है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है सुबह? सर, सर ये लास्ट वीडियो शेयर कर दी उसके बाद हम्म। गलती नहीं होगी आगे से। हाँ ठीक है यार, मैं भी नमाज पढ़ता हूँ यार, मैं भी तरावी पढ़ता हूँ। ठीक नहीं है। ठीक नहीं सर, हम्म। माफी चाहता हूँ उसके लिए। चलो,